इतनी तो कम से कम यू मस्ट बी हैविंग द क्लैरिटी इन द क्लास कि हमने क्लास में क्या कहा था, लास्ट में क्या रिएक्शन हुआ था। हाउ विल द टीचर फील अगर आप ये बोलोगे कि पूरी के पूरे 15-20 बच्चों को ये पता ही नहीं है कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। इज दिस आप बोलो करेक्ट थिंग? ये सही है क्या? आप खुद सोचना। 5 मिनट से आई एम आस्किंग यू कि लास्ट रिएक्शन क्या किया था, एंड यू ऑल आर लेट मी चेक इट मैम, आई वाज एब्सेंट मैम, दिस थिंग दैट थिंग। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। Method of preparation of the phenols we have to do in the last class. Method of preparation of alcohols किया था हमने। तो phenols जो आपके पास कंपाउंड है, तो that is the benzene with the OH. So this is the benzene with the one OH attached to this. This compound is called as a phenol. ठीक है, ये आपके पास फिनॉल है, और इस फिनॉल में ऑक्सीजन एटम के पास क्या है? ऑक्सीजन एटम के पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज द प्रेपरेशन ऑफ द फिनॉल। द प्रेपरेशन ऑफ द फिनॉल। बेटे कोई भी कंपाउंड आपको पढ़ना है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है, तो उसको आपको 3 हेडिंग्स में पढ़ना है। सबसे पहले उसकी प्रेपरेशन होती है, देन यू हैव टू डू द physical properties, and at the end you have to do the chemical properties of that. So regarding the preparation of phenol, the first is जो भी आपने लास्ट चैप्टर किया होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट विल बी द प्रेपरेशन ऑफ दैट। लास्ट चैप्टर हमने हेलो एल्केन किया है, तो हेलो एल्केन जो चैप्टर था, उसमें से जो आपका हेलो एरीन आएगा, उसमें हमारे पास प्रेपरेशन होगा इसका। तो दिस इज द क्लोरो बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में अगर हम डाल देंगे NaOH, इफ वी आर गोइंग टू ऐड द NaOH इन इट, और NaOH इसमें हम ऐड करते हैं 623 केल्विन पे और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो व्हेन द NaOH is added to it at the 623 Kelvin and the 300 atmospheric pressure, तो आपके पास क्या होगा? तो आपके पास जो प्रेपरेशन होगी, दैट वुड बी द फिनॉल। मतलब Cl की जगह पे यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा। एंड आफ्टर दैट इसमें HCl डालेंगे। HCl क्या करेगा? हाँ, इसमें पहले क्या होता है ना, पहले ही इस स्टेप में ही फिनॉल नहीं बन जाता, पहले बनता है सोडियम सॉल्ट इसका। तो जब सोडियम सॉल्ट बनता है ना, तो बेटा ऑक्सीजन बहुत छोटा होता है, सोडियम बहुत बड़ा होता है, तो इसमें आयनिक फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन होती हैं, और ये बहुत स्टेबल बॉन्ड नहीं होता। तो हम इसको HCl के साथ कंबाइन करते हैं, NaCl बाहर निकल जाएगा और OH बन जाएगा। ऑक्सीजन का बेस्ट फ्रेंड है हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा NaCl। NaCl will be out and the OH will get formed. So this is the answer. So this compound is called as a sodium phenoxide.
to share the screen. I don't know how it is showing the reconnecting again. Everything is okay here. Allow me to share the screen, please. Who is a host in the class? कोई आप में से होस्ट टर्न हो गया होगा? बताओ मैम कौन है? मानसी ठाकुर, मानसी ठाकुर मैम। कौन है बेटे? मैम मानसी ठाकुर। मानसी ठाकुर मैम, मानसी ठाकुर। मानसी ठाकुर, फटाफट से मुझे होस्ट बनाओ। मानसी ठाकुर, मानसी ठाकुर, टर्न मी होस्ट। आप लोग छोटे बच्चे थोड़ा ना हो कि क्लास लगा के आप म्यूट करके बैठ गए हो। मानसी ठाकुर, प्लीज टर्न मी द होस्ट। आई थिंक क्लास छोड़ के चले गए साइड की। यस मैम। I can see the Mansi Thakur. She is in a meeting. मैम शायद फोन छोड़ के चली गई उन्हें। Mansi Thakur. आप लोगों का ना मेरे को आपकी क्लास का बिल्कुल समझ नहीं आता कि कैसे सेंड करें कि आपको होस्ट बना दे वो। करो, कैसे सेंड करोगे? Okay, everyone stay here. Beta, ma'am is joining again. यस मैम। यस मैम। Ma'am, allow me to share the screen. Avanti fellows, please allow me to share the screen. Yes, is the screen visible to you all? Yes मैम। यस मैम। Okay. Okay. Thank you so much for your cooperation, but this is really unbelievable कि एक बच्चा क्लास में प्रेजेंट है और वो बात ही नहीं सुन रहा है। बताओ बेटा, ये ना आपका रिएक्शन है। नाउ वी हैव टू सी द मैकेनिज्म कि हाउ दिस रिएक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड इन द, यू कैन से, मैकेनिज्म पर्सपेक्टिव से क्या होगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं मैं ये बोल रही थी आपको कि जो आपके पास 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर नहीं है। आप देखो, रूम टेम्परेचर इज अ 298 केल्विन। अब 298 केल्विन के कंपैरिजन में 623 बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो ये रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करते हो, है ना। देन सोडियम फिनॉक्साइड एंड देन दिस। लेट्स चेक इट आउट कि ये रिएक्शन होगा कैसे। इस रिएक्शन के लिए आपको ना थोड़ा सा
रिएक्शन मैकेनिज्म पे फोकस करना होगा। हमेशा केमिस्ट्री में याद रखो बेटे, मैकेनिज्म पहले होता है, उसके बाद आपके पास पहले रिएक्शन होता है, उसके बाद आप कोई ना कोई मैकेनिज्म इसका प्रपोज करते हो। जैसे हमने फिनॉल बनाना है, कहाँ कैसे बनाया, सबसे पहले हमने Cl लिया, ठीक है, इसको हमने किया NaOH के साथ। तो जब हम इसको NaOH के साथ करते हैं तो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगा? ओके, आप देखो हमने बनाया क्या था, हमने बनाया था Cl को हटा के ONA लगाया था। अब Cl को हटा के ONA कैसे लगा होगा? लेट्स थिंक अबाउट दैट। कभी भी कोई रिएक्शन आए ना तो उसमें आपको एसिड बेस देखना होता है। तो दिस इज अ NaOH, NaOH is actually the base, ठीक है, Na is plus and the OH is negative, this is a base। अब आपने बेस तो ढूंढ लिया, बेस को क्या बोलते हैं? दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल तो आप लोगों ने सर्च कर लिया इस रिएक्शन में। अब क्वेश्चन है कि एसिड क्या है? एसिड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, है ना बेटे। तो यस मैम। आपको जब भी कोई रिएक्शन का मैकेनिज्म आता है ना, मैं हर लाइन को 4-4 5-5 बार बोल रही हूँ, तो इसलिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी रिएक्शन में आपको जब भी मैकेनिज्म करना है तो आप सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ढूंढोगे। तो ये सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्यों है? जो चीज बेस होती है ना, बेस आ गया आपका OH नेगेटिव, नेगेटिव स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन दे सकती है। नेक्स्ट इज अ इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन ले सकती है। हाउ विल फाइंड आउट कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे इलेक्ट्रॉन होगा, या एसिड क्या है? आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो बेटा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है, ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे आपके पास जो एसिड होता है, H होता है, सॉरी, ये वाला हाइड्रोजन आपके पास एसिडिक होता है। दिस कंपैरेटिवली इज अ एसिडिक हाइड्रोजन। हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है उसके साथ वाले कार्बन का हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो दिस पर्टिकुलर इज अ एसिडिक हाइड्रोजन। तो सबसे पहला रिएक्शन जो केमिस्ट्री में होता है ना, वो होता है एसिड बेस रिएक्शन। मैं फिर से ये तीसरी बार रिपीट कर रही हूँ, हर कोई बच्चा ध्यान देगा। मैंने अभी तक ये बात बोली है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको करना है ना, यस नीरज बोलो बेटा। मैम सॉरी मैम, ये गलती से हो गया। अच्छा, इट्स ओके, इट्स ओके। यस मैम। तो बच्चा सबसे पहले ना आपको एसिड बेस ढूंढना है। एसिड बेस का रिएक्शन क्या है कि सबसे पहले आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा और एक इलेक्ट्रोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पीशीज व्हिच इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल इज अ स्पीशीज व्हिच इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैम को कैसे पता लगा? देखो OH नेगेटिव इज अ बेस। कभी आपको NaOH KOH कुछ भी दिखाई दे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि OH नेगेटिव है, बेस है, बेस होता है डोनर, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बचा? इलेक्ट्रोफाइल तो यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल हमने कैसे सर्च आउट किया? कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, इसने इससे खींचे, तो बगल वाला ये जो हाइड्रोजन होगा ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है ये प्लस जाएगा। तो दिस वन इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस वन इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी पीपल आर सो स्मार्ट कि वी विल परफॉर्म द एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब हो गया कि हम इसमें से वो रिएक्शन कर देंगे प्लस और माइनस वाले, है ना, तो वो बहुत आसान है काम। देखो हमने इसमें से लिया OH नेगेटिव और यहाँ से लिया H प्लस। देखो मैं H प्लस ले रही हूँ ना, तो मैं इलेक्ट्रॉन छोड़ रही हूँ यहाँ पे। तो H प्लस और OH नेगेटिव कंबाइन करके क्या हो गए? वाटर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे ये वाले को मैंने छेड़ा भी नहीं, एज इट इज है। इसको भी मैंने टच भी नहीं किया, ये भी एज इट इज है। इसको मैंने बच्चा टच किया है, मैंने H को H प्लस निकाला है, H को H प्लस निकाला है, तो बाकी चीजें इसमें क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। तो दिस थिंग इज नेगेटिव, ठीक है। ये मैंने क्यों लगाया नेगेटिव यहाँ पे? बिकॉज यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे हाइड्रोजन के और कार्बन के, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही छोड़ गया हाइड्रोजन। अब ये यहाँ पे आ जाएगा, तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा। बेटा जी Cl क्यों बाहर निकल जाएगा? क्योंकि कार्बन के इतने सारे बॉन्ड थोड़ा बना सकते हो आप। तो ये ऐसे ऐसे हो गया। रुको, इट इज जस्ट लाइक, मैं थोड़ा सा सीधी लाइंस बना देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या है। ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे देखो ये एक बॉन्ड यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया। इस चीज को बोलते हैं बेंजाइन। ये चीज आप लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखी।
आपने कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखा है, जिसको आप एल्काइन कहते हो, ये एल्काइन नहीं है, ये बेंजाइन है। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कार्बन और कार्बन के बीच में है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजाइन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब है कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, वो नहीं पूछ रहा, रिएक्शन के दौरान क्या चीज बन रही है, तो ये है इंटरमीडिएट, दैट इज बेंजाइन। ये है रिएक्शन का पहला मैकेनिज्म का स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में अब आप देखो कि आप अटैक किसका कर रहे हो। ठीक है, आपके पास ये मैं बाय प्रोडक्ट भी निकाल देती हूँ बेटे, क्या बाहर निकला होगा, यहां से क्या बचा Na+ और यहां से आया Cl नेगेटिव, तो बाहर क्या निकल गया NaCl। ये तुम्हारा बेंजाइन बन गया, ये बेंजाइन बन गया आपका। जब ये आपका बेंजाइन बन गया ऐसे ऐसे, अब आप किसका अटैक करवा सकते हो यहाँ पे, अब आप इसमें से अटैक करवा सकते हो। अब ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो इतनी छोटी सी पोजीशन पे स्टेबल नहीं है, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो एक चीज हो गई प्लस, ये वाला कार्बन हो गया नेगेटिव। ठीक है, मैं लिखती नहीं हूँ, ये अंडरस्टूड ही है। तो जब यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म हो जाएगा ना, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, जब यहाँ पे प्लस माइनस फॉर्म हो जाएगा तो नेगेटिव है तो कोई ना कोई चीज का अटैक होगा। अब देखो हमारे पास है क्या अटैक करने के लिए, हमारे पास तो NaOH ही था। ठीक है, तो NaOH में Na तो आपने लगा दिया, किसके साथ लगा दिया, Cl के साथ। OH जो जहां से था वो वाटर के साथ लगा दिया, तो आप फिर से एक NaOH लोगे। जब दोबारा से तुम बेटा NaOH लोगे ना, तो यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव आया वहां पे आपको करना है पॉजिटिव का अटैक। अब इस पे जो अटैक होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि एक जगह पे प्लस आ गया, एक जगह पे माइनस आ गया। लो मैं इसको बना के भी दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे। यहाँ पे जहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आ जाएगा कंपैरेटिवली पॉजिटिव चार्ज। अब हम क्या करेंगे, NaO ये नेगेटिव हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पोर्शन तो H के साथ चला जाएगा, व्हाइट कलर से कर देते हैं। ये नेगेटिव तो ले लेगा इस प्लस को, ये प्लस ले लेगा इस माइनस को, तो हमारे पास वो फॉर्म होगा जो पहला स्टेप था। क्या लगा दिया हमने, ONA। अब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रो सोडियम इज नॉट टू स्टेबल कंपाउंड, उसको क्या करेंगे, उसको हम HCl के साथ करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा OH। अब OH एक ही है, चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, वो एक ही बात है, वो बन गया फिनॉल। तो बेसिकली इसमें 2 NaOH यूज होते हैं, ये ऐसे टूटता नहीं है। ये ऐसे क्यों टूटा, क्योंकि जब 2 NaOH यूज होते हैं ना, तो इसमें एक तो वाटर निकाल देता है, तो जब एक नेगेटिव बच गया एक पॉजिटिव बच गया, तो पॉजिटिव वाला ऊपर यूज कर लिया, नेगेटिव वाला यहाँ पे यूज कर लिया, इस तरीके से ये होता है। तो आई एम अगेन रिपीटिंग द मैकेनिज्म, आई एम, तो ताकि क्योंकि मैं अभी आपसे पूछूंगी तो आप मुझे बोलोगे कि मैम एक बार रिपीट कर दो, तो आई एम रिपीटिंग अगेन। Mechanism always comes after the reaction has performed, because mechanism से reaction नहीं होता बेटा। Whenever any reaction is performed in the lab, we propose the mechanism on the basis of our knowledge of the chemistry, so that हमें पता लगे कि ये कहानी कैसे हुई होगी। mechanism तो एक कहानी है, इसको आप ऐसे समझो, किसी पर्सन के साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ना, लेट अस से, चलो नेगेटिव नहीं सोचना पर फिर भी मैं बोल देती हूँ, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, किसी के गाड़ी की और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, तो वो क्या करता है, पहले तो टक्कर हो जाती है, या पहले उसकी कहानी लिखते हो फिर टक्कर करवाते हो, नहीं, पहले हो गया उनमें आपस में कोलिजन, देन यू प्रपोज कहानी। कोई आपसे पूछता है कि मैं ना ऐसे जा रहा था, ऐसे हुआ था, ये है वो, तो मैकेनिज्म वो चीज है। तो आपने रिएक्शन को पहले पता है ना तुम्हें क्या प्रोडक्ट बनना है, तो उसके हिसाब से अपनी ऑर्गेनिक लगा लो। तो अभी मैंने क्या बोला कि NaOH यू पीपल आर यूजिंग, जिसमें वी आर 100% श्योर कि OH नेगेटिव इज अ बेस। बेस मींस डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल आप ढूंढ चुके हो, अब किसकी बारी है, इलेक्ट्रोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल होता है बेस, मतलब बेस आप ढूंढ चुके हो, न्यूक्लियोफाइल आप ढूंढ चुके हो। नाउ इट इज अ टर्न ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हम कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो जहां से हमें इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा,
कि ये मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कहाँ से मिलेगी। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से खींचेगा तो H प्लस बचेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो H प्लस यहाँ से और OH नेगेटिव यहाँ से वाटर रिलीज होगा। तो अगर H प्लस यहाँ से चला गया तो 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले ही था, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे आएंगे Cl बाहर चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से जो Na निकला वो Cl के साथ कंबाइन करके NaCl हो जाएगा। तो इस स्पीशीज को बोलते हैं बेंजाइन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में बेंजाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट बेटे ना कंप्लीटली रिएक्टेंट है ना कंप्लीटली प्रोडक्ट है, ये एक सेंटर वाली स्टेज है, ठीक है। ये तो बेंजाइन बन गया। अब बेंजाइन में दूसरा मॉलिक्यूल NaOH का अटैक करता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो बेसिकली लॉस ऑफ वाटर इस तरीके से होता है और ONA अपने पास आता है। तो अगर बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो वन थिंग विल बी नेगेटिव, अदर विल बी पॉजिटिव। तो नेगेटिव के पास क्या अटैक होगा, नेगेटिव के पास H चला जाएगा और पॉजिटिव के पास ONA चला जाएगा। उसके बाद सोडियम और ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल नहीं है, बिकॉज बहुत छोटा और बहुत बड़ा साइज है। वैसे भी O का बेस्ट फ्रेंड तो H है ना, तो इसको HCl से करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस मैम। अभी भी मैं एक बात ऐड करूंगी, किसी बच्चे ने मैकेनिज्म को लर्न नहीं करना है, किसी को मैकेनिज्म लर्न नहीं करना है। मैकेनिज्म सिर्फ आपको रिएक्शन में हेल्प करता है। जब आपका ब्रेन ये क्वेश्चन पूछता है ना कि ये मैं क्यों रट्टा मारूं भाई, ये क्यों हुआ ऐसे, तो मैकेनिज्म उस चीज का आंसर होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। So this is the first reaction, first method of preparation of your phenol. Okay, how else? What are the other methods to prepare it? और कैसे कैसे बना सकते हो इसको? Second method is from the benzene सल्फोनिक एसिड। अब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या है? ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, एनीबॉडी इन द क्लास? मैम H2SO4। हाँ, सल्फोनिक एसिड का क्या फार्मूला हुआ फिर, कोई बच्चा क्लास में बता पाएगा? मैम H3SO4। H2SO3 होता है यस आपका। मैम। मैम सॉरी मैम H2SO3। ये थोड़ा गड़बड़ करता है। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश है ना? यस ठीक है, तो मैम। बस कुछ इसी तरीके से आपको इसको याद करना है, सल्फोनिक एसिड क्या है, ये क्या है। तो इसकी प्रेपरेशन के लिए हम सबसे पहले बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में डालते हैं ओलियम। जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, देन यू विल बी गेटिंग अ नॉलेज ऑफ इट कि ओलियम क्या होता है। H2S2O8, या आप इसको लिखो और आसान लिखो, आपको सल्फ्यूरिक एसिड आता था ना, आप इसको लिखो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ओलियम से ही सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा, मींस बेंजीन और टॉप ऑफ द बेंजीन इज SO3H, तो दिस इज कॉल्ड एज अ बेंजीन। बेंजीन तो ये नाम हो गया C6H6। बाकी ऊपर क्या लगा हुआ है बेटे, ऊपर लगा हुआ है सल्फोनिक एसिड, SO3H इज अ सल्फोनिक एसिड, बेंजीन आगे लगा दिया। अब इसमें क्या कर दिया, अब इसमें हमने सबसे पहले कर दिया NaOH, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने कर दिया H प्लस। एसिडिक एंड बेसिक बोथ कंडीशंस व्हेन वी अप्लाई, तो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड ही दोबारा रीजनरेट हो जाता है इसमें, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट होके बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन जाएगा फिनॉल। तो दिस इज अ प्रोडक्ट, तो दिस इज अ सेकंड रिएक्शन। आप 2 स्टेप इसके लर्न कर सकते हो। थर्ड रिएक्शन इज फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट्स। हमें एक बार फिर से रिपीट करना। जब पूरा पेज लिखूंगी कर दूंगी। फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट, डाई, पहले कोशिश किया करो अविनाश, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के एक बार में समझा करो कि कैसे हुआ रिएक्शन बेटे। मैम कोई और है मैम। मैम कोई और था। अच्छा, कोई और था, हमें लगा अविनाश ही है। मैं एक बार कर देती हूँ बेटे, ये पूरा ये वाला रिएक्शन लिख लूँ, बता देती हूँ। चलो ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है ना, तो इसका नाम होता है एनिलीन, दिस इज कॉल्ड एज अ एनिलीन। अब हम इसको करेंगे NaNO2 के साथ, एसिडिक कंडीशंस आर देयर, HCl। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे मैं सर्कल डाल के ये चीज लिख रही हूँ, जब आप NaNO2 और HCl को कंबाइन करोगे ना, तो Na और Cl तो बाहर निकल जाएगा, है ना,
पता ना सबको? तो आपके पास बन जाएगा NOHNO2, ठीक है, HNO2 बन जाएगा। और HNO2 में से भी आपके पास यहाँ पे NO2 प्लस का अटैक होता है इसमें, ठीक है। यस तो मैम। जब ये रिएक्शन होता है तो आफ्टर द रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास ये बन जाता है N2 प्लस और Cl नेगेटिव। इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। द नेम ऑफ दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इस वाले चैप्टर में बस आपको नहीं लगेंगे, पर ये तो आपने पिछले चैप्टर में भी किया ना, सैंडमेयर गटरमैन रिएक्शन जहाँ पे थे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि ये रिएक्शन ना आइस कोल्ड कंडीशंस में होता है। आइस कोल्ड कंडीशन का मतलब हुआ कि टेम्परेचर रेंज ऑफ दिस रिएक्शन इज 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड आर द रिएक्शन कंडीशंस फॉर दिस। और जब इसमें हम इसमें वाटर डाल के इसको थोड़ा सा, मैं हीट भी नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी वार्म करते हैं ना, तो आपके पास एक तो फिनॉल बन जाता है वापस से, और बाकी इसके ऊपर से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है और HCl। किसी भी रिएक्शन में ना, इफ देयर आर द चांसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ एनी ऑफ द गैस, देन दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दैट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में से जब गैसियस सिस्टम बाहर जाता है ना, तो इससे उस रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ती है, वो स्टेबल हो जाता है, तो वो उस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स होती है। अब मैं फिर से उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ जिन बच्चों को थोड़ा दोनों रिएक्शंस में प्रॉब्लम हुआ है। सबसे पहले तो अगर हमें ओलियम से बनाना है या बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाना है, तो बेंजीन हमने लिया, उसके बाद ओलियम। ओलियम याद रहता है तो इट्स ओके, नहीं याद रहता तो आप डाई सल्फ्यूरिक एसिड ही लिख दो। तो जब इसके साथ करते हैं तो हमारे पास SO3H। ये मुझे कैसे पता? सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। अब अगर बेंजीन में से H जाएगा, अब बेंजीन में से क्या जाएगा? H ही तो जाएगा, बाकी इसमें से OH जाएगा, तो OH नेगेटिव बाहर गया और बाकी क्या बच गया? SO3H। तो SO3 प्लस ही तो है ये जो इस पे अटैक करेगा। OH और H तो मिलके वाटर बना देंगे, तो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा SO3H। सल्फ्यूरिक एसिड को इस तरीके से तोड़ लेते हैं ना, OH नेगेटिव एंड SO3H। OH negative and the H plus will lead to the release of the water molecule and SO3H will attach to the benzene ring। अब इसके बाद इसमें NaOH जब करोगे तो एक बार तो SO3Na बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बनना चाहेगा क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप बेंजीन के ऊपर स्टेबलाइज नहीं है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा? OH बेंजीन पे लग जाएगा और ये ग्रुप सल्फ्यूरिक एसिड बन के वापस चला जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम द डाइजोनियम सॉल्ट, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया हुआ है, लास्ट चैप्टर में, सॉरी नॉट इन अ क्लास। लास्ट चैप्टर वाज अ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, तो उसमें भी हमने किया था BDC। BDC वाज अ प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। और उसमें हमने क्या एनिलीन लिया था, फिर आइस कोल्ड कंडीशन में NaNO2 और HCl डाला, तो N2 प्लस और Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। वार्म करो तो आपके पास फिनॉल आ गया। और नाइट्रोजन साथ में HCl, तो दिस इज अ प्रोडक्ट एक्चुअली दैट इज फॉर्म्ड। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फोर्थ मैम मेथड ऑफ आपको बारिश प्रिपरेशन। हो रही है? हाँ जी बेटे, यहाँ पे भी बहुत बारिश तूफान है। मैम यहाँ पर भी लगी, अब लाइट जाने वाली है, पता नहीं, एक तो चार्जिंग भी कम है फोन की। विनाश लाइट मत भगाया कर भाई। तुम लोग फोन पे क्लास करते हो, फिर तो कोई लाइट की प्रॉब्लम ही नहीं है तुम्हें। मैम स्कूल को लेके जाते हैं मैम ना, चार्जिंग कम रहती है। नहीं, क्लास से पहले ना चार्ज करके रखा करो फोन को फुल फुल। तो फ्रॉम द यस मैम। क्यूमीन, हाँ ठीक है बेटे। फ्रॉम द क्यूमीन, क्यूमीन जिसको नाम याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ना ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। वी कॉल इट एज अ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। अब आइसोप्रोपाइल क्या होता है? मतलब प्रोपाइल ग्रुप का सेकेंडरी वाला कार्बन यहाँ पे अटैच करना है, CH3 CH CH3। तो ये तुम्हारा हो गया आइसो प्रोपाइल बेंजीन। दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन में हम ऑक्सीजन की एडिशन कर देते हैं,
तो जब हम ऑक्सीजन की एडिशन कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा। किस कार्बन एटम के साथ आएगा? वो कार्बन एटम के साथ ऑक्सीजन आएगा बेटे जो बेंजीन के साथ लगा है। बेंजीन के साथ ना ये कार्बन लगा है ना CH के ये साथ लगा मैम। है, ये वाला कार्बन लगा है 2 डिग्री। क्या कह रहा है बेटे? मैम कुछ नहीं, आप तो कराओ। बेंजीन के, हाँ ठीक है ठीक है, तो बेंजीन के साथ जो कार्बन लगा है ना उसका हाइड्रोजन हटा के आप उसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो CH3 दो ऑक्सीजन इसके बीच में डाल दिए हमने और एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये बन जाता है क्यूमीन। दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। मैं सी को ढंग से बना देती हूँ, तुम यूमीन मत लिखते हो। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, इसमें हमने H+ ऐड किया और वाटर ऐड किया। तो जब हम H+ और वाटर ऐड करते हैं ना तो वैसे भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में ये परऑक्साइड वीक बॉन्ड होता है हमेशा। ओ में सिंगल बॉन्ड वीक होता है, ओ में डबल बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये वाला जो ग्रुप है ना फिनाइल ग्रुप, ये जाके इसके साथ लग जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएगा OH, दिस इज अटैच टू द बेंजीन रिंग, प्लस बाकी आपके पास जो है ये एसीटोन बन जाएगा, CH3 CH3 और डबल बॉन्ड O। तो these are the method of preparation of the your phenol। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि क्यूमीन क्या होता है। पहले तो क्यूमीन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। आइसोप्रोपाइल का मतलब है बेंजीन के ऊपर CH3 CH लगा हुआ है, CH3, और उसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन किया तो ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड होगा? जहाँ पे जो कार्बन इसके साथ लगा हुआ है बेंजीन के साथ, तो यहाँ पे COOH हो जाएगा। फिर इसमें हमने क्या किया, ये वाला ग्रुप वीक बॉन्ड होता है बिकॉज ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। तो जब ये ब्रेक होगा ना ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये बन गया फिनॉल एंड दिस इज द एसीटोन। एसीटोन इज द बाय प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, बाय प्रोडक्ट है पर ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसके साथ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ द फिनॉल यू हैव डन। फिनॉल का मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसके साथ हम कर चुके हैं। इज दैट क्लियर? मेथड ऑफ प्रेपरेशन दोनों के कर चुके हो। उसके बाद आती हैं जी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब हमने एल्केन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए तो नेक्स्ट इज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब होता है ना कि पहले कंपाउंड को प्रिपेयर कर लिया, आप देखे तो सही भाई कैसा बना है। हाँ, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती हैं? सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम इसके नहीं लिखेंगे बिकॉज ये लिक्विड है, तो लिक्विड है तो बेटा फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस होगा। तो द फर्स्ट इज अ बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं। मैं ये बात हर बार बताती हूँ फिर दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर forces of interactions between different molecules of the same substance, between the different molecules of the same substance। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। अब किसी चीज को बॉयल करना है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स को बेटा कम करना पड़ेगा ना, तभी तो वो बॉयल होगा। अब इसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस हैं क्या? फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन क्या है इसमें? इसमें फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है वंडरबॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। forces present here are van der Waals forces of interaction।
वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है? वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन प्रेजेंट है। और जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है, ये मैंने वैसे पिछले चैप्टर में भी सारी बातें बताई होंगी। वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती हैं? These are dependent upon the surface area. These depend upon the surface area. ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो आपका सरफेस एरिया है वो डिक्रीज होता है ब्रांचिंग के साथ, डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है उसके साथ साथ सरफेस एरिया क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ब्रांचिंग से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत एक जनरल सी ऑब्जर्वेशन है। अब मैं आपको एक कोई कंपाउंड दे दूं, लेट मी गिव यू CH3 CH2 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 एंड OH। यस नीरज, इसमें कितने कार्बन एटम है बेटे? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? Am I audible to you all? हाँ, 5 कार्बन एटम। अब यहाँ पे स्टेट चेन है ना, तो इसको बोलते हैं एन पेंटाइल एल्कोहल, एन पेंटाइल एल्कोहल। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी कंपाउंड को, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी सेम है, ऐसे लिख दिया। अभी कितने कार्बन एटम है? 5। सब Five, कुछ ma'am. सेम है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5, Yes, ma'am. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर सेम। बस इसका नाम है आइसो। दिस इज कॉल्ड एज अ आइसोपेंटाइल एल्कोहल, ठीक है। दिस इज आइसोपेंटाइल एल्कोहल। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसको ऐसे कर दिया, एक कार्बन ऊपर लगा दिया, एक कार्बन नीचे लगा दिया, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, और OH। अब यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम आगे 3 के साथ कनेक्टेड है, तो ये हो गया नियोपेंटाइल एल्कोहल, नियोपेंटाइल एल्कोहल। तो ये देखो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट इनके नाम भी डिफरेंट डिफरेंट है, इनमें ब्रांचिंग का मोड डिफरेंट डिफरेंट है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, मैंने बोला है कि वंडरवॉल फोर्सेस जो इनमें है दैट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया। मतलब जो इसकी फोर्सेस होंगी, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं और फोर्सेस सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो सरफेस एरिया घट जाता है जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है। यहाँ पे ब्रांचिंग होती है तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें है, और उसके बाद इसमें है। इसका सबसे कम सरफेस एरिया, तो ये वाला ऑर्डर होगा बॉइलिंग पॉइंट का। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि मैम दोबारा बताओ। वंडरवॉल फोर्सेस इनमें प्रेजेंट हैं, और ये जो फोर्सेस हैं वो ब्रांचिंग से कम होती हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर सेम है, फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो व्हाट इज द डिफरेंस विद द ब्रांचिंग? एक जगह सब कुछ स्ट्रेट चेन है, एक जगह एक कार्बन नीचे है, एक जगह 2 कार्बन है ऊपर नीचे। तो ऐसे वाले केसेस में जैसे जैसे ब्रांचिंग होएगी ना, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा ब्रांचिंग से, तो वैसे वैसे ही आपके पास वो भी कम हो जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, नंबर 1 पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है, फिर ये 2 नंबर है इसका है, फिर ये 3 नंबर है इसका है। तो 1 2 and 3, तो these 3 are the boiling points। ओके, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया। अब इसका क्वेश्चन एक और तरीके से आ सकता है, व्हाट इज दैट? यहाँ पे एक एडिशनल फोर्सेस भी हैं, वो एडिशनल फोर्सेस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मैंने ये लिखा इथानॉल C2H5O and H, है ना, ये मैंने इथानॉल लिखा। अब तुम एक ऐसा ही और मॉलिक्यूल ले लो इथानॉल का। अच्छा रुको, इसकी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। C2H5OH, ठीक है। अब इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा अगले वाले मॉलिक्यूल के साथ,
C2H5OH। फिर इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए व्हाट आर द टू कंडीशंस? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन सबसे पहली है कि एक तो होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेक्स्ट वुड बी द हाइड्रोजन। तो फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड C2H5। तो इसको बोलते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको बोलते हैं इंटर। ये वर्ड याद रखना, whenever within the same molecule oxygen and the hydrogen are there, that is called as a intramolecular. This is called as a intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. तो as a result of intermolecular hydrogen bonding क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो forces of interactions है वो बढ़ जाती हैं। तो आप लिख सकते हो कि alcohols have high boiling point. Alcohols have high boiling point due to intermolecular hydrogen bonding. Due to intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding के कारण इनके boiling point ज्यादा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, with the increase in number of carbon atom। पहले मैंने तुम्हें मीथेनॉल दे दिया, फिर मैंने तुम्हें इथेनॉल दे दिया, फिर मैंने तुम्हें प्रोपेनॉल दे दिया, फिर मैंने तुम्हें ब्यूटेनॉल दे दिया, तो फिर अब मैंने तुम्हें हेक्सेनॉल दे दिया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो मैं ये लाइन यहाँ पे लिख के ना एक एग्जांपल भी दे देती हूँ, ठीक है। अल्कोहल्स हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इंक्रीज इन। बेटा जो ऊपर की तरफ एरो लगाया होता है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज। अविनाश आप क्या करी जा रहे हो? आप चैट बॉक्स में क्या लिखी जा रहे हो? कल टेस्ट है सॉल्यूशन का। अरे बच्चा पहले ये तो पढ़ ले, कल के टेस्ट की तो कर लियो तैयारी। मुझे पता है भाई तुमने बहुत तैयारी करनी है, ठीक है। पहले ये तो पढ़ ले। कहाँ ध्यान है तेरा? बारिश देखने लग गया अविनाश? देखो चैट बॉक्स में टाइप करके गायब। इस पे कंसंट्रेट कर, अपने टेस्ट पे कंसंट्रेट मत कर अभी, वो क्लास के बाद आराम से पढ़ियो। With the increase in number of carbon atoms, boiling point increases। देखो बेटे, हो सकता है कि तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए कि CH3OH मिथानॉल, CH3CH2OH इथानॉल, CH3CH2CH2OH प्रोपानॉल, CH3CH2CH2OH butanol। तो बेटा all these are the alls and you have to give the order of the boiling point। तो आप ऐसा ऑर्डर लगाओगे। Rest everything is same। Now the carbon atoms are increasing। This is 1 carbon, this is 2 carbon, this is 3 carbon, this is 4 carbon। तो as the number of the carbon atoms are increasing, boiling point increasing। तो first clear है बेटा सबको boiling point वाला? Yes or no? अरे am I audible to you? Yes मैम, क्लियर मैम। अच्छा ठीक है, बताओ ना फिर। कोई बच्चा चैट बॉक्स में बता रहा है डन मैम, ओके जी। चलो फिर आगे बढ़ो। सेकंड वाली प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। लोग किसी से पूछते हैं कौन है क्लास में? मनोज मंडल। सॉल्युबिलिटी क्या होता है बेटे? मनोज, बस यही प्रॉब्लम है। हर्षिता, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी बेटा? क्या करे तुम लोगों का? कामिनी शर्मा, कोई बात नहीं, आई विल रिमेम्बर द नेम ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट आंसरिंग ना। हाँ नीरज तुम बताओ बेटे, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? यस मैम। सॉल्युबिलिटी क्या होता है नीरज? अरे तुम कह रहे हो हमारा कल सॉल्यूशन का टेस्ट है और तुम्हें मैम वर्ड घोलने की क्षमता। हाँ, solubility means whether it will dissolve or not।
मैम डिजोल्व मैम हो जाना किसी भी चीज में। मैम solubility is the ability of a substance, the solute, to form a solution with another substance. It is not the ability of a substance to dissolve, और this नीरज का तो एक आंसर आया है. It is basically we are checking here the solubility of the alcohols or any of the compounds in the water, है ना. तो किसी में कोई भी सॉल्वेंट दिया हो तो उसमें whether it is dissolving or it is forming PPT. डिजोल्व होने का मतलब होता है कि वो पूरा घुल के क्लियर सॉल्यूशन बना देता है. जैसे तुम नींबू पानी बनाते हो ना, वो क्लियर बन गया है ना, या कोई सॉल्ट घुल गया है, सॉल्ट भी घोल लो पानी में. और अगर इनसॉल्युबल या स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात करो तो लाइक यू पीपल आर कैसे बोलते हैं आप, नो कि चॉक पाउडर, दैट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना, दैट इज फॉर्मिंग द Yes, पीपीटी. yes, पीपीटी ma'am. हियर फॉर्म द प्रेसिपिटेट. मतलब सिमरन का आंसर बिल्कुल सही है, एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन मिक्सिंग इन अ सॉल्वेंट. चलो थोड़ा लैंग्वेज गलत है, ठीक है. एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट टू गेट मिक्स्ड, गेट यू कैन से फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, है ना. तो हमने चेक करनी होती है हमेशा ऑर्गेनिक में इन द वाटर. पहले तो कौन मुझे बताएगा अल्कोहल पानी में घुल जाते हैं? घुल जाते हैं भाई? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे. आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते यस मैम? मैम बारिश लगी है तो सुनाई दे रहा थोड़ा. अच्छा अच्छा. अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर. कहाँ पे हो अविनाश तुम? हिमाचल में? मैम मंडी. मैम मंडी से मैम. ये और कौन बोला भाई? 2 अविनाश है क्लास में. मैम नीरज है मैम. अच्छा, नीरज भी मंडी से है? मैम मैम मेरा कांगड़ा. कांगड़ा. कांगड़ा से. अच्छा चलो फिर, चलो वेदर नहीं एंजॉय करने लग जाना. इधर देखो, Yes, अल्कोहल्स ma'am. आर सॉल्युबल इन वाटर. बेटे अल्कोहल्स पानी में घुल जाते हैं. आप सॉल्युबिलिटी का ना एक रूल है, solubility is governed by the rule like dissolves like. इसका मीनिंग ना अविनाश एक्सप्लेन करेगा. इसका मतलब क्या होता है? solubility is governed by the rule like dissolves like. बताओ अविनाश. चैट बॉक्स में नहीं, अनम्यूट करके बताओ. like dissolves like. मैम एक्सप्लेन नहीं आता है करने मैम. जो आता है वही बता दे, फिर तुझे क्या पता है. जो मैम जैसा मेरे होता को है वैसे को अपने में घोलता है. अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा. अगर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा. ऐसे ये मतलब होता है इसका. सॉल्युबिलिटी इज गवर्न्ड बाय द रूल लाइक डिसॉल्व्स लाइक. दैट इज, जो तुम्हें एक्सप्लेन नहीं ना करना आता अविनाश, ये दैट इज के बाद मैं लिख रही हूँ, आगे से वो लाइन बोलनी है. मैं हर चैप्टर में पूछूंगी और तुमसे ही पूछूंगी सॉल्युबिलिटी. दैट इज द पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर. इज द राधिका प्रेजेंट इन क्लास? राधिका गुप्ता? नो मैम नहीं है No, मैम. ma'am. No, ma'am. वो अभी उसका ना लेफ्ट हो गया है. वो भी बच्चा आंसर करता है अच्छे से. पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट and non-polar dissolves in non-polar solvents. Non-polar dissolves in the non-polar solvent. Non-polar solvent. पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलता है. हाँ जी, अल्कोहल्स पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं? ROH लिखते हो ना अल्कोहल को, H प्लस और RO नेगेटिव. तो these are polar in nature. मैम polar alcohols. हाँ, अल्कोहल्स पोलर है, पोलर इन नेचर. तो अगर अल्कोहल्स पोलर हैं तो पानी पोलर है नॉन पोलर है? मैम पोलर मैम. नॉन पोलर. सॉरी. अरे क्या नॉन पोलर कौन बोल रहा है भाई? मैम पता नहीं कोई. लेकिन हाँ मतलब भी तुम नॉन पोलर बोल रहे हो, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें. वाटर भी पोलर है बेटे, पोलर इन मैम. नेचर. इतनी छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है 11th वाली. तो दिस इज पोलर इन नेचर, तो 11th वाली भी नहीं है.
11th के बच्चे भी बहुत जानते हैं। पोलर इन नेचर, दिस इज पोलर इन नेचर। तो बच्चा जी, एल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, एल्कोहल्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, है ना, क्योंकि ये पानी में घुल जाएंगे बिकॉज ये पोलर हैं। अरे ठीक है अविनाश, मैनेज करो जितना कर सकते हो। ठीक है, एल्कोहल्स आर पोलर इन वाटर, पोलर सो दे आर सॉल्यूबल इन वाटर। अब क्वेश्चन आता है कि ये बेंजीन में सॉल्यूबल होंगे या नहीं। बेंजीन पोलर है नॉन पोलर है? मैम बेंजीन शायद नॉन पोलर है मैम। शायद नहीं जी, बिल्कुल नॉन पोलर है। एंड Yes, ma'am. आर इनसॉल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, and are insoluble in the non-polar solvents। non-polar solvents में insoluble है। और non-polar solvent कौन कौन से हैं? CCl4, C6H6, मतलब बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस एंड दिस। तो इनमें ये नॉट सॉल्यूबल हैं और उसमें सॉल्यूबल हैं पोलर में। Yes, ma'am. Second physical properties too we have done with। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं भाई, अब कौन सी है। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक करेक्टर। पहले तो इसका कंपैरिजन भी है एक, है ना, रुको। इस चैप्टर में अल्कोहल भी है, ईथर भी है। अच्छा, मैंने एसिडिक करेक्टर करवाया है क्लास में। एक ये भी प्रॉपर्टी देखो, एसिडिक करेक्टर ऑफ, कराया होगा है ना? मैम आई थिंक नहीं कराया मैम। चलो जी करा देते हैं फिर, कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तो थोड़ा सा होगा, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एसिडिक करेक्टर ऑफ द अल्कोहल्स। रिगार्डिंग द एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल्स एसिडिक हैं, उसका कारण क्या है? उसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत डिफरेंस है। दिस विल फॉर्म द पार्शियल नेगेटिव, दिस विल फॉर्म द पार्शियल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा तो H एज प्लस बाहर चला जाएगा, तो RO नेगेटिव एंड H प्लस बन जाता है। ये हमें मिलता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास रह जाएंगे। तो इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। दिस इज कॉल्ड एज एल्कोक्साइड आयन। मैम साथ में लोन पेयर भी होंगे। हाँ हाँ, लोन पेयर भी होंगे। ये है अल्कोहल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, तो ये बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, प्लस माइनस में डिसोसिएट हो गया। कौन कौन सी चीजें अल्कोहल्स के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएंगी और कौन कौन सी घटाएंगी? ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए ट्रू है। मैम वेरी स्टॉर्मी आउटसाइड, इट इज गोइंग ऑन। नीरज बेटे ट्राई टू कोऑपरेट, जितनी देर तक आप मैनेज कर सकते हो करा करो। और फोन अपना हमेशा चार्ज करके रखा करो। लैपटॉप से क्लास करते हो तो लैपटॉप चार्ज करके रखा करो। I can understand the weather conditions, but class 2 is very important ना। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है बेटे। Acidic character of alcohols, acidic character of alcohol, alcohols, या किसी का भी, चलो किसी के लिए भी कर देते हैं ना। मैं अगर अल्कोहल लिखूंगी तो मैं एक ही चैप्टर पे अप्लाई करूंगी, ये सब पे अप्लाई होता है, मतलब अगले वाले चैप्टर्स पे भी अप्लाई होता है। तो एसिडिक करेक्टर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस इफेक्ट्स के। व्हाट आर द माइनस इफेक्ट्स? जैसे माइनस ऑफ M, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, माइनस ऑफ Hc, माइनस ऑफ I। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे, उन सभी में जो एसिडिक करेक्टर है ज्यादा होगा, उसमें एसिडिक करेक्टर वो इंक्रीज करेंगे। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस M प्लस Hc एंड प्लस I। ठीक है, तो जो एसिडिक करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाले इफेक्ट्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले इफेक्ट्स के। ठीक है, तो दिस इज द एसिडिक करेक्टर ऑफ द अल्कोहल्स। आप चेक करके देखिए जरा, ये देखो, अगर तो एक कार्बन के साथ सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं और OH लगा है,
तो एक ये अल्कोहल है। अब नेक्स्ट केस में 1 CH3 इज देयर एंड रेस्ट 2 आर द हाइड्रोजन। एक ये अल्कोहल है। यहाँ पे 1 CH3 इज हेयर एंड 1 CH3 इज हेयर, 1 इज हाइड्रोजन, यहाँ पे OH है, ये अल्कोहल है। 1 CH3 is here, 1 CH3 is here and 1 CH3 is here and OH, एक ये अल्कोहल है। तो बेटे इस वाले को बोलते हैं 0 डिग्री अल्कोहल। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें सारे हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। यह है 1 डिग्री अल्कोहल, बिकॉज इसमें एक कार्बन लगा हुआ है। यह है 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें 2 कार्बन लगे हुए हैं। यह है 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें 3 कार्बन लगे हुए हैं। मैं किसके विद रिस्पेक्ट टू बोल रही हूँ? अब मैं एक दो बच्चों से पूछी जाऊँ, बाकी तो अनम्यूट ही नहीं करते हैं। सिमरन, मैं ये 3 डिग्री कैसे है? मैम क्योंकि इसके साथ 3 कार्बन के ग्रुप लगे हैं तुम कौन सा कार्बन देख रही हो सिमरन? सेंटर में। हर्षिता कौन सा कार्बन देखेंगे बेटे? मैम सेंटर वाला नहीं देखेंगे इसमें। सेंटर वाला नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है कि जिस कार्बन एटम के साथ OH लगा है। वो तो मैं किधर भी लगा सकती हूँ ना बेटे, ठीक है? वो तो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख दिया, जिस कार्बन एटम के साथ OH लगा है वो वाला कार्बन देखना। वो अगर तीस, आपका आंसर सही है सिमरन, यही वाला देखना है, ठीक है? यस मैम। अब इसके साथ कितने CH3 लगे हैं? 1 2 3, तो ये 3 डिग्री हो गया। 1 2 2 Yes, डिग्री हो गया। ma'am. 1 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। अच्छा, अभी कामिनी शर्मा बताएगी कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर का क्या ऑर्डर है। ये ना जो तुम लोग क्लास ऑन करके चले जाते हो ना इधर उधर और अनम्यूट बोलने पे करते नहीं हो, ये बहुत गड़बड़ है। सब पता लग जाता है टीचर को। कामिनी शर्मा और डिम्पल बताओ जरा। नेक्स्ट क्लास ना तुम्हारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में होगी, तुम रुको जाओ, तुम लोग ऐसे नहीं मैम पढ़ते। मुन्ना में आ जाना। मुन्ना में? यस मैम। ये पहली बारी मैम सबसे मंडी पहले में। होगा 0 मैम। यस मैम, 0 पहले होगा मंडी क्या? मैम, बिल्कुल। हाँ मैम पहले 0। मंडी में। यस मैम। अच्छा 0। देखो ये बच्चे हैं जो क्लास में ना आंख कान दिमाग सब खुली रख के, देखो बैड वेदर में भी ये मेरे बच्चे सुन रहे हैं, और बाकी बच्चे आराम से क्लास करी ऑन, और म्यूट करना नहीं है, मैम बोली जा रही है। और एक बच्ची ने तो आज मुझे होस्ट भी नहीं बनाया, खुद होस्ट बन के पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसे करोगे मैम तो मानसी ठाकुर थी। हाँ याद है मुझे, मानसी ठाकुर। अच्छा चलो देखो, बिल्कुल सही है इन बच्चों की बात। 0 डिग्री सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद 1 डिग्री। 1 नीरज डिग्री इसको मैम, फिर एक्सप्लेन 2। 3। 2 डिग्री मैम, फिर 3 डिग्री। नीरज मैम फिर इसको सेकेंडरी एक्सप्लेन कर। प्राइमेटर से। मैम क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा मैम, क्लियर? मैं ये कह रही हूँ हाउ यू विल एक्सप्लेन इट। आंसर तो सही है तुम्हारा। मैम क्यों मैम? ड्यू टू वीकली एलोक्साइड। नहीं, अविनाश नहीं, नीरज एक्सप्लेन करो। अरे अभी तो लिखाया तुम्हें कि जितने प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे उतने इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे ना। ये देखो, जितने प्लस, इसी स्लाइड पर दिखाती हूँ, रुको। जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे ना बेटे, वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत पैसा है, थोड़ा सा हमसे ले ले। तो कार्बन के पास बहुत पैसा हो जाएगा, कार्बन आगे नहीं खींचेगा, ऑक्सीजन इससे नहीं खींचेगा, तो हाइड्रोजन कैसे जाएगा फिर? पैसे का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, पता है ना ऑर्गेनिक में। यस मैम। कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा सही से नेटवर्क, सॉरी मैम। ओके नीरज, ठीक है कोई बात नहीं। तो बेटे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज
Who is turned to be a host now? बेटा अभी कौन होस्ट टर्न हुआ है? मैम अवंती फेलो. अच्छा, अवंती फेलोज इज इन अ क्लास. ओके ओके ओके, गुड. तो अभी ऐसा है तो इट इज दिस इज ऑल फॉर टुडे बिकॉज थोड़ा यहाँ पे भी मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो विल रिकनेक्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. द नोट्स आफ्टर दिस विल बी अपलोडेड. ओके, Okay, ma'am. thank you so much, and everybody has to revise all this. Radhika is now present. Radhika Gupta ने अभी ज्वाइन किया. Good evening, ma'am. Good गुड evening. इवनिंग मैम. Good वो evening. गलती से डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, तो ज्वाइन नहीं हो रही थी, इसलिए मैं यूट्यूब पे देख रही थी. अच्छा अच्छा, ठीक है. जिसने YouTube पे देखा वो भी ठीक है. चलो, ओके बेटा, टेक केयर. सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास. बाय बाय. Bye, ma'am. बाय जी, बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.